आपको इतने सारी चीज़ें कवर करनी है तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। हर एक दिन का आपके पास टारगेट होना चाहिए। हर एक दिन का ही नहीं, हर हफ्ते का, हर महीने का टारगेट होना चाहिए। दृष्टि आती है वो 15-20 दिन पहले आती है एग्ज़ाम से। तो ये दोनों मैगज़ीन्स मैंने बहुत अच्छे से किए थे, लाइक 8 से 10 बार मैंने इसको रिवाइज़ किया था। प्लस समाज का भी रहता है कि हाँ, लोग बोलते हैं कि इतने सालों से पढ़ रहे हो, क्या हुआ अभी तक, या लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। सर मेरा घंटों वाला कोई रूटीन फिक्स नहीं होता था। मेरा टारगेट वाइज, टॉपिक वाइज टारगेट रहता था। कभी कभी मैं पढ़ाई से थोड़ा मन उब जाता था तो मैं बाहर निकल जाती थी, वॉलीबॉल खेलती थी, बैडमिंटन खेलती थी। तो देना चाहूँगी कि आप लोग जो भी कर रहे हो अच्छे से करो और ख़ुद के लिए ईमानदार बनो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, पैशन के साथ करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं बहुत बार करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है और इसी की सीरीज में हम डेली एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज के हमारे गेस्ट हैं सल्तनत प्रवीण मैम। इनका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीसीएस में 6वीं रैंक के साथ एसडीएम की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टॉपर हैं और बहुत कुछ जानने का इनसे आज हमको और आप लोगों को मौका मिलेगा। और साथ साथ यह भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में ये बताएं जो कोई भी क्वेश्चन आपका हो, जिससे हम आने वाले अगले वीडियो में क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैम, हमारे तरफ से, हमारे व्यूवर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैम, पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि एक बार फिर से आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, इसके बारे में बताइए। ओके, मेरा नाम सल्तनत प्रवीण है। और तेज बोलिएगा मैम। मेरा नाम सल्तनत प्रवीण है और मैं बेसिकली लखनऊ में रहती हूँ, लेकिन मेरा जो पैतृक जो गांव है वो सलेमगढ़ कुशीनगर में है, वहाँ पड़ता है। तो मेरी शुरुआत की पढ़ाई वहीं से हुई थी। कक्षा 8 तक मैंने हिंदी मीडियम से गांव के एक स्कूल से किया था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ लखनऊ आ गए और यहाँ से मैंने अपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से, जो कि लखनऊ में ही है। और 2016 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। उसके बाद 2017 से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। जी मैम, ये जो आपने यहाँ लखनऊ आकर 10th और 12th किस मीडियम से आपने किया? यहाँ पे तो सर मेरा इंग्लिश मीडियम हो गया था। कक्षा 8 तक मेरा हिंदी मीडियम था और फिर जब मैं लखनऊ आई तो सारी पढ़ाई फिर इंग्लिश मीडियम से ही हुई। जी, आपको मैम मोटिवेशन कब से मिला कि नहीं सिविल सर्विसेज में हमें जाना है? कोई बचपन से ही एम था या फिर आपने इंटर में कोई बाद में किसी का देखा? मोटिवेट कहाँ से आप हुई? जी, बचपन से तो जो देखती थी वही करने का मन करता था। लाइक डॉक्टर देखा तो डॉक्टर बनने का ड्रीम कर लिया, पायलट बनने का ड्रीम कर लिया। तो ऐसे बहुत बचपना था तो बदलता रहता था रोज़। बट ग्रेजुएशन फिर मैंने बीटेक किया था, तो उसमें था कि मैं प्राइवेट सेक्टर में आराम से जा सकती थी और मेरा कॉलेज प्लेसमेंट भी हो गया था टीसीएस में। बट फिर मुझे सिविल सर्विसेज का एक ऑप्शन दिखा कि ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। और इसमें न सिर्फ इसमें पैसा एक ऐसी चीज़ है जो सेकेंडरी हो जाता है, और इस जॉब से जो आपको प्रेस्टीज मिलती है, जो प्रतिष्ठा समाज में मिलती है और जो सम्मान मिलता है और लोगों के लिए जो सर्विस करने का मौका मिलता है, वो मुझे एक चीज़ थी जो अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से फिर मैंने सिविल सर्विसेज ऑप्ट किया था। मैम, इस एग्ज़ाम में आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या रहा? इस एग्ज़ाम में सर मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था और इंग्लिश मीडियम से ही लिखा था मैंने। जीएस आपने इंग्लिश मीडियम में रखा? जी जीएस। तो थोड़ा सा बात करेंगे मैम, इसके अलावा भी आपने एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम या फिर और कोई एग्ज़ाम आप फाइट करती थी? इसके अलावा सर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में थी शुरू से। तो उसमें मेरे 3 अटेम्प्ट्स थे, लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिली मुझे। उसमें यूपीएससी में आप कहाँ तक पहुँची थी? सर प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ था और पीसीएस में मेरा एक फॉरेस्ट का मैंने इंटरव्यू दिया था। तो उसमें मेरा 10 मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन रुक गया था और एक मेंस मैंने एक और लिखा है पीसीएस में। मैम, इसके लिए आपने कोई प्रिपरेशन किया था या फिर सेल्फ स्टडी से ही आप यहाँ तक पहुँचे? जी, मैंने यहाँ पे लखनऊ में एक उर्दू आईएएस एकेडमी है, तो वहाँ पे मेरा 1 साल का एनरोलमेंट था। उसके बाद मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में गई थी, वहाँ 2 साल मैं रुकी थी। तो वहाँ पे सीनियर्स हैं और काफ़ी अच्छे मेंटोर्स हैं जिनसे प्रॉपर गाइडेंस मिली है। तो ये मेरी जर्नी रही थी सर। जी। और भी मैम, आप तैयारी यहाँ लखनऊ में ही रहकर करती थी या फिर इसके लिए दिल्ली गई थी? सर जो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो आरसीए प्रोग्राम है, वो वहाँ पे अकोमोडेशन देते हैं, तो रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम होता है उनका। तो वहीं पे रहना हुआ था 2 साल तक। जी। तो ऐसे वहाँ पे दिल्ली में ही थी। उसके बाद फिर मैं लखनऊ आ गई और लखनऊ मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, फिर घर से अप डाउन करके डेली पढ़ाई करती थी। 2017 से आप लगातार तैयारी कर रही हैं और फाइनली इस बार आप टॉप ही कर दिया है। तो मैम, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि इससे पहले यूपी पीसीएस में आप कितने अटैम्प्ट दिए और कहाँ तक पहुँची थी?
यूपीपीसीएस में सर ये मेरा चौथा प्रयास है। इसके पहले मैंने एक मेंस दिया था और यूपीपीसीएस फॉरेस्ट आरएफओ का मैंने इंटरव्यू स्टेज तक गई थी वहाँ उस पर। तो बस 10 मार्क्स से मेरा सर उसमें फाइनल सिलेक्शन रुक गया था। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि इससे पहले जो मिस्टेक आपसे हुई हैं, जो कमियां रही हैं जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो उसे शेयर कीजिए, क्या कमियां थी जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था? जी सर, जो शुरू से जब मैंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट की थी तो मैंने कोई ऐसे मुझे लगा था कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि मैं शुरू से पढ़ने में अच्छी थी। तो मुझे लग रहा था कि हाँ हो जाएगा, कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऐसा कोई गाइडेंस या ऐसा कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं किया कि कैसे करना है, क्या प्लान होना चाहिए, कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या बुक्स पढ़नी चाहिए। तो मैंने जो भी मेरे को रैंडम मिलता था मैं उठा लेती थी और मैं पढ़ना लगती थी। तो जो भी मार्केट में नई रिसोर्सेज आते थे मैं उसको पढ़ने की कोशिश करती थी। और मेरा एक जो सबसे बड़ी मुझे कमी जो मेरे में थी वो ये थी कि मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती थी लेकिन एक बुक को मैं बार बार पढ़ती नहीं थी। तो ये एक लोग मुझसे सीख सकते हैं कि आप एक ही बुक पढ़ो बट उसको मल्टीपल टाइम पढ़ो। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी लेकिन सिंगल टाइम या डबल टाइम, तो उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये सर कि मैंने शुरू में प्लान आउट नहीं किया था अपनी चीज़, और ज़्यादातर मैं प्रीलिम्स पे ही फोकस रहती थी। मेंस का सिलेबस बहुत कम मैंने उठा के देखा था, बस जब नोट्स बनाने होते थे तभी देखती थी। तो ये एक इंटीग्रेटेड तैयारी है, इसमें आपको मेंस के साथ साथ आपको प्रीलिम्स और इंटरव्यू तीनों एक साथ तैयार करना होता है। तो ये चीज़ें हैं जो कमी रह गई थी मेरे में, और मुझे लगता है शायद उसी की वजह से इतना वक्त लगा मुझे। जी मैम, अभी जो है कि अगले मंथ जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपीपीसीएस 14 मई को है। तो आप प्रीलिम्स के लिए कैसे स्ट्रेटजी बनाती थी, तो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अंतिम इस 30-35 दिनों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए? जी अभी तो मेंस का तो अभी नहीं पढ़ना चाहिए, अभी पूरी तरह से प्रीलिम्स पे, जो कि कम टाइम बचा है तो पूरी तरह से प्रीलिम्स पे लग जाइए सब लोग। और जो मेरी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी वो ये थी कि लास्ट के कुछ दिनों में मैंने अभी तक जो भी अपना स्टार्टिंग पोर्शन पढ़ा है, लाइक मॉडर्न हो गया, मेडिवल हो गया, एंशिएंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, और ज्योग्राफी, इकॉनमी, जितने भी चीज़ें हैं सबका मैं एक बार रिवाइज़ करूँ, एक बार नहीं 2-3 बार रिवाइज़ करूँ, जो भी मैंने स्टार्टिंग अभी तक किया हुआ है। तो उसको मैं अच्छे से रिवाइज़ कर लेती थी। और उसके बाद सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं बहुत बार करती थी। लास्ट के 12 से 15 साल तक के क्वेश्चंस मैंने लगाए थे, तो वो बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अभी लास्ट के दिनों में यही कहूँगी कि आप स्टार्टिंग अपना रिवाइज़ करिए, और करंट के लिए एटलीस्ट 2 मैगज़ीन कम से कम 5 से 10 बार आप रिवाइज़ करो ही करो। जी, इसमें मैम अभी तो ऑप्शनल रिमूव हो गया है और इस बार से 2 पेपर एक्स्ट्रा यूपी स्पेशल एड हुए हैं। तो यूपी स्पेशल के आपने क्या कंटेंट फॉलो किया था, रिसोर्सेज कहाँ से? सर मेंस के टाइम यूपी जो स्पेशल जो भी था जीएस में ऐड ऑन होते थे, तो उसके लिए सर घटना चक्र की एक बुक आती है, और ध्येय की एक बुकलेट आती है, यूपी स्पेसिफिक इसमें होता है। उसमें GS1, GS2, GS3 और GS4 को डिवाइड करके उन्होंने अच्छे से क्वेश्चंस फ्रेम किए होते हैं। तो उससे मैंने कुछ टॉपिक्स उठाए थे, और बाकी घटना चक्र का मेंस स्पेसिफिक जो आता है उससे पढ़ाई की थी सर। जी मैम, करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे, और करंट अफेयर्स जैसे जो मैगजीन आपने पढ़ा था या फिर न्यूज़पेपर, उसके बताइए। जी, न्यूज़पेपर जो मैं फॉलो करती थी वो इंडियन एक्सप्रेस था, मैं एक ही न्यूज़पेपर पढ़ती थी। और इसके अलावा एक राव IAS का डेली न्यूज़ सिंप्लीफाइड आता है, तो वो डेली अपडेट होता है, और उसमें द हिंदू को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये 2 चीज़ें मैं न्यूज़पेपर से कवर करती थी। और जो 2 मैगज़ीन्स मैं फ़ॉलो करती थी वो एक थी घटनासार, और एक यूपी स्पेशल की ई दृष्टि आती है, वो 15-20 दिन पहले आती है एग्ज़ाम से। तो ये दोनों मैगज़ीन्स मैंने बहुत अच्छे से किए थे, लाइक 8 से 10 बार मैंने इसको रिवाइज़ किया था। और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने यूट्यूब चैनल से कवर किए थे, जैसे स्टडी IQ के यूपी की एक सीरीज़ आती है पूरी करंट की, तो वो मैंने किया था। और एक स्टडी में आती है वो सीरीज़? नहीं सर, डेली नहीं आती, वो जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आता है तो उसी टाइम ये लोग रिलीज़ करते हैं, और वो उनका आई थिंक 10-12 वीडियोस का सेट होता है, 20 से 25 मिनट का होता है। तो वो मैंने कई बार देखा था, जिससे मुझे याद हो जाए चीज़ें। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की भी कुछ टॉपिक्स मैंने देखे थे, जैसे कि उनका एग्रीकल्चर और सेंसस और पॉपुलेशन रिलेटेड टॉपिक्स, ये मैंने वहाँ से किया था। मैम, जो GS के पोर्शन है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है IR से, इसके लिए आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किया था?
सर इसके लिए मैंने कुछ अलग रिसोर्सेज नहीं फॉलो किया था, जो बाकी लोग करते हैं वही किया था। पॉलिटी के लिए वही लक्ष्मीकांत, मॉडर्न के लिए वही स्पेक्ट्रम, और ज्योग्राफी एनसीईआरटी मैंने किया था, और घटना चक्र का पढ़ा था, और जो साइंस एंड टेक है वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कवर किया था। मैम इसके बाद जो आफ्टर प्रीलिम्स 4 मंथ के बाद जो है कि मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो मेंस के एग्ज़ाम के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी? और साथ साथ मैम कई स्टूडेंट का डाउट रहता है कि मेंस के क्या प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ की जाए या फिर पहले प्रीलिम्स क्लियर हो जाए उसके बाद की जाए? मुझे लगता है सर दोनों साथ में तैयारी करनी चाहिए जी। क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, तो आप मेक श्योर कि हर एक टॉपिक के पास हर एक टॉपिक पे आपके पास अपना खुद का एक पेज हो। जी। तो मैं यही प्रीलिम्स के जस्ट बाद मैंने अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी। जी। और मैंने मेंस का सिलेबस उठाया, मैं बैठी थी और एक एक टॉपिक में गूगल करती थी, और बहुत सारी वेबसाइट्स ने डाल रखे थे अपने अपने नोट्स, तो मैं सबसे बेस्ट उठाती थी। जी। और मैं अपने खुद के पेजेस में डालती थी, अपना खुद का नोट्स बनाती थी। तो और मैं कोशिश करती थी कि उसमें कुछ ऐसा करंट से रिलेट कर पाऊँ, लाइक उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ में चल रहा हो तो मैं उसको या तो मैं इंट्रोडक्शन में डाल दूँ या कंक्लूजन में डाल दूँ। जैसे कि पॉपुलेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है, तो उसमें एक नई रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड हैबिटेट रिपोर्ट, या पॉपुलेशन रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट इंडेक्स आई है, तो वो मैं डालती थी जिससे कि मेरा करंट से रिलेट हो पाए। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे आंसर्स में अपने करंट से रिलेट करने की कोशिश की है। तो नोट्स बनाना सर, नोट्स आपके पास होना ज़रूरी है, हर एक टॉपिक का नोट्स ज़रूरी है, और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना भी उतना ही ज़रूरी है। और जो भी आप नोट्स बनाएं उसको एक क्वेश्चन आयर फॉर्मेट में बनाएं, जैसे कि आप मेंस की आंसर ही लिख रहे हो। तो इससे करने से क्या होगा, एक आपके पास स्ट्रक्चर होगा, और जब स्ट्रक्चर होगा तो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। सिंपली यू हैव टू कॉपी फ्रॉम योर नोट्स एंड पेस्ट दैट इन द एग्जामिनेशन हॉल। हाँ। तो मैम थोड़ा सा अब ये बताइए कि जैसे कि एग्ज़ाम में ये जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो मेंस के एग्ज़ाम में जैसे डायरेक्ट 1-to-1 पेपर के बाद 1 पेपर होता है और थोड़ी सी बहुत कम टाइम मिलती है और प्रेशर ज़्यादा रहता है, उस समय आप कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं और कैसे उस चीज़ें याद रखते हैं माइंड में? ये सर इसमें यहाँ यही वक्त होता है जब आपका टाइम मैनेजमेंट जो स्किल है वो बहुत काम आता है। जी। तो आपको हर चीज़ प्लान आउट करके चलना है, क्योंकि इतना कम टाइम होता है तो आपको इतने सारी चीज़ें कवर करनी है। तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, हर एक दिन का आपके पास टारगेट होना चाहिए, हर एक दिन का ही नहीं, हर हफ्ते का, हर महीने का टारगेट होना चाहिए। लाइक 1.5 से 2 महीने का वक्त मिलता है आपको, तो आप मेक श्योर एक दिन पूरा टाइम दो इस पर प्लान बनाने में, स्ट्रैटेजाइज करो चीज़ों को, और पूरे जितना भी आपको वक्त मिल रहा है मेंस तक का, प्रीलिम्स से लेके मेंस तक का, बैठ के पूरा प्लान करो कि कितने टाइम में आपका कितना कवर होना चाहिए। और अगर ज़्यादा वक्त लग रहा है तो आप अपने सोने का टाइम कम कर दो, खाने का टाइम कम कर दो, चाय पीना बंद कर दो अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो, बट मेक श्योर कि आपके पास टॉपिक्स पे नोट्स होने चाहिए। मैम अभी आपने बताया कि जैसे एक बीच में डायग्राम करना चाहिए, आंसर राइटिंग करते हैं सुबह, थोड़ा सा एक बेस्ट आंसर, ऑथेंटिक आंसर लिखने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि नंबर इंक्रीजिंग हो, ज़्यादा मार्क्स मिले और कुछ लोगों से अलग दिखे, है ना? मैम सारा खेल आंसर राइटिंग का ही, इस पर सिलेक्शन है। हाँ। तो क्या क्या मतलब कुछ चीज़ पॉइंट बताइए जो आप करती थे। जी सर, जैसा कि आप जानते हैं आंसर में 3 पार्ट्स होते हैं, एक इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होती है, फिर कंक्लूजन होता है। तो मेरे जो आंसर्स होते थे, मैं कोशिश करती थी कि जो भी टॉपिक हो, जिस भी टॉपिक पे क्वेश्चन आए हो, तो मैं उनका इंट्रो में उसको करंट से रिलेट कर पाऊँ। जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट एक टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन आया है, तो महिला से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ या कोई इंडेक्स हो गया या कोई रिसेंट कमीशन बना है, तो उससे मैं स्टार्ट करती थी अपना आंसर। अगर आपके पास कोई इंडेक्स या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे एसएचजी पे कोई क्वेश्चन आया तो एसएचजी की डेफिनेशन डाल दो, एनजीओ पे कोई क्वेश्चन आया एनजीओ की डेफिनेशन डाल दो। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती थी। फिर मेंस बॉडी में जो भी प्रॉज एंड कॉन्स या जो भी मेरिट्स डिमेरिट्स होते थे वो डालती थी, और मैं कोशिश करती थी कि मेंस में मेरे हर एक क्वेश्चन में डायग्राम्स या ऐसे मैं फ्लो चार्ट्स वगैरह बना दूँ। तो इस बार के मेंस में मैंने कोशिश यही की है कि मेरे सारे क्वेश्चन में एक डिज़ाइन हो, एक स्ट्रक्चर हो, जिससे कि मेरा आंसर नीट एंड क्लीन दिखे, और दूसरी बात एग्ज़ामिनर को भी ज़्यादा जद्दोजहद ना करना पड़े मेरा आंसर पढ़ने में। और कंक्लूजन में मैं ये कोशिश करती थी कि उसको मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेट कर पाऊँ, SDGs जो होते हैं उससे रिलेट कर पाऊँ, या किसी कमीशन ने कोई रिकमेंडेशन दिया उसको डाल दूँ उसमें, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया उस टॉपिक से रिलेटेड तो उसको डाल दूँ। तो मेरा कोशिश यही रहता था सर, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलूँ, मतलब हिस्ट्री के कुछ एलिमेंट्स तो डालूँ ही डालूँ, साथ में एक करंट का भी डालूँ और एक फ्यूचर का भी एक
एलिमेंट होना चाहिए। जी मैम, इस आंसर राइटिंग में कई बार स्टूडेंट के कमेंट्स रहते हैं कि मतलब इसमें पेन का भी कोई रोल रहता है कि मतलब कोई अलग पेन से लिखनी, कोई जेल पेन से लिखता है, कोई बॉल पेन से। तो क्या मतलब आपने बताइए कि मतलब पेन कोई स्पेसिफिक होनी चाहिए, आपने कौन सा पेन फॉलो किया था? सर ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है पेन का। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपने शुरू से आंसर राइटिंग की है, मेक श्योर कि आप वही पेन यूज़ करो। आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट मत करो, क्योंकि वहाँ पे कई बार होता है कि आपको आदत नहीं हो उस पेन से और वो पेन आप लेके बैठ जाते हो तो दिक्कत होने लगती है। तो मैंने शुरू से जेल पेन से ही आंसर राइटिंग अपनी की थी। तो V5 बॉल पॉइंट पेन आता है, मैंने वो वाले पेन से अपनी आंसर राइटिंग की थी इस बार की सारी। मैम, यहाँ स्टडी को लेकर डेली कितने घंटे पढ़ाई कर लेती थी? सर मेरा घंटों वाला कोई रूटीन फिक्स नहीं होता था। मेरा टारगेट वाइज, टॉपिक वाइज टारगेट रहता था। तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और फिर अपने उस दिन का पूरा प्लान करती हूँ कि आज मुझे कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, कितने करने हैं, और फिर मैं उसको लेके बैठ जाती थी। फिर चाहे उसमें जितना भी टाइम लगे मैं उसको प्रॉपर टाइम देती थी। कभी कभी 6-7 घंटे में ही हो गया, कभी 4 घंटे में हो गया, कभी कभी पूरे 8-10 घंटे चलने लगे। तो ये डिपेंड करता था सर। डेली मैम आप टारगेट सुबह उठकर राइट करती थी, लिखती थी और उसे शाम तक पूरा कर दी थी? हाँ बिल्कुल सर, शाम तक मैं उसको पूरा करने की कोशिश करती थी। और आई थिंक यही होना चाहिए, क्योंकि आप क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करते हो इसमें। और कभी कभी होता था रात के 12-1 बजे तक मेरे टॉपिक्स खिंच जाते थे, तो तब तक जगिए और फिर सुबह उठ के अपनी दिनचर्या पे लग जाइए। जी मैम, आगे आपका प्लान क्या रहेगा आने वाले समय में, UPSC IAS? जी सर मेरा UPSC का टारगेट है। फ़िलहाल अभी पढ़ाई हो नहीं पा रही है, तो मैं देखती हूँ अगर अच्छे से तैयारी हो गई इस बार की, तो मैं इंशाल्लाह दूंगी एग्ज़ाम। और इंटरव्यू के लिए मैम आपने प्रिपरेशन कैसे किया था? और इंटरव्यू में ज़्यादातर इससे क्या होता है, प्रेशर रहता है, क्या पूछेंगे, कहाँ से पूछेंगे, क्या नहीं आएगा, तो उसको आप मतलब कैसे हैंडल किया? और कुछ क्वेश्चन बता सकती हैं जो आपसे पूछा गया? बिल्कुल सर, यहाँ पे इंटरव्यू में प्रेशर तो होता ही है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं और क्या क्या पढ़ लेंगे आप। इतना वास्ट सिलेबस है, प्लस आपका ऑप्शनल भी होता है, उसमें ऐड ऑन हो जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, प्रेशर तो डेफिनेटली होता है। तो इसमें इंटरव्यू बेसिकली आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं वो। और पर्सनालिटी एक ऐसी चीज़ है जो आप 15-20 दिन में नहीं बदल सकते। तो इसके लिए जब से आप सिविल सर्विसेज फील्ड में आए हो, तब से आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है। और ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये 15-20 दिन का काम नहीं है। तो मैंने शुरू से ही कोशिश की थी कि मैं अपनी पर्सनालिटी को उस वे में मोल्ड करूं, ताकि मुझे इंटरव्यू में ज़्यादा मुश्किल ना पड़े। और इस बार के इंटरव्यूज़ के लिए मैंने मॉक्स दिए थे, 4-5 जगह मैंने मॉक्स दिए थे। तो उससे मुझे थोड़ी छोटी छोटी बारीकियाँ पता चली, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, ये सब पता चला था। और इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करें सर, 13 मार्च को मेरा इंटरव्यू था और प्रोफेसर मौर्य सर के बोर्ड में था। तो उन्होंने मुझसे हमारा करीब 20 मिनट का इंटरव्यू चला था। तो कई सारे क्वेश्चन पूछे, जैसे ODOP के पे उस पर क्वेश्चन पूछा था, और फीमेल इलिटरेसी पे क्वेश्चन पूछा था। चूँकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या स्कोप है इंडिया में, और स्टार्टअप्स और बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। यही सब क्वेश्चन थे सर। मैम, आप एक गर्ल्स कैंडिडेट हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे आप जो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं लड़कियां, तो उन्हें मतलब शादी का माहौल, जल्दी शादी कर देते हैं और उनको मौका नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो उनके लिए क्या आपका सजेशन रहेगा? जी मैं खुद एक ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से आती हूँ। तो वहाँ मैंने देखा है, मेरे से छोटी, इनफैक्ट मेरा छोटा भाई है, उससे भी छोटी छोटी लड़कियाँ, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए। तो ये एक कुरीति है हमारे समाज में। लड़कियों को पढ़ाई से दूर रखा जाता है और जल्दी शादी करा दी जाती है। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, और लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई करो, और सबसे पहले अगर घर वाले नहीं मान रहे तो आप उनको बैठ के समझाइए। और ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं है जो अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहे तो उसको सपोर्ट ना करें। तो आप उन्हें बिठाइए, समझाइए। और कोई भी अगर ऐसा कोई दिक्कत आ रहा है तो दिक्कत तो हमेशा रहेगी। अगर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो वो तो पूरी ज़िंदगी रहती है, लेकिन एक बार पढ़ने का टाइम निकल गया और शादी के बंधन में बंध गए तो शायद पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाए। तो मैं यही कहूँगी कि आप पढ़ाई करो और अपने लिए खड़ा होना खुद सीखो। जी मैम, इस तैयारी में आपको करते समय, प्रिपरेशन में फाइनली आपको डेडिकेशन रही, कभी मतलब कि नेवर गिव अप नहीं किया, कभी मतलब छोड़ा नहीं, लगातार लगे रहे। तो इस तैयारी में क्या क्या कठिनाइयाँ आपको आई इस प्रिपरेशन में करते समय? क्या किन किन चीज़ों का आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ा? बहुत सारे चैलेंज है सर। एक तो इतना ज़्यादा टाइम देना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, ख़ास करके मैं बीइंग अ गर्ल, जल्दी शादी हो जाती है, तो ये सब चीज़ें थी। प्लस समाज का भी रहता है कि हाँ लोग बोलते हैं,
कि इतने सालों से पढ़ रहे हो, क्या हुआ अभी तक, या लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। तो ये सारी चीज़ें तो थी, प्लस परिवार में भी दिक्कतें होती हैं, और अप्स एंड डाउन्स तो सर, स्ट्रगल तो सबकी लाइफ का एक पार्ट है। और तैयारी ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे ही निकल जाएगा, बहुत मेहनत लगती है, बहुत आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। तो डेफिनेटली स्ट्रगल भरा रहा मेरा जर्नी भी, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, बट वही कहते हैं व्हेन एंड इज़ वेल एवरीथिंग इज़ गुड। मैम एक क्वेश्चन और है आपसे कि जिससे कि आप पढ़ते पढ़ते कई बार मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और प्रेशर रहता है, तो उसके लिए आप मतलब क्या चीज़ें आप करते थे? कई कई लोग सॉन्ग सुनते हैं, कई लोग जो है योगा करते हैं, तो उसके लिए आप कैसे हैंडल करती थी? मेरा सर, अगर मैं जब भी कभी मैं पढ़ाई से थोड़ा मन उब जाता था तो मैं बाहर निकल जाती थी। जो मेरी हॉबीज़ हैं, मैं वॉलीबॉल खेलती हूँ, तो कभी कभी वॉलीबॉल खेलती थी, बैडमिंटन खेलती थी, या सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहती हूँ मैं, तो मैं वो भी हैंडल कर लेती थी। और यही सब चीज़ें सर, फिर गार्डनिंग का भी शौक है मुझे, तो मैं प्लांटिंग भी करती थी, तो ऐसे मैं अपने आप को रिफ़्रेश रखती थी। एक लास्ट क्वेश्चन है मैं आपसे कि कोई भी मोटिवेशन है या इंस्पिरेशन लाइनें हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए जो आपको आती है, एज ए पोएम, पोइट्री, जो भी हो। सर आज सच मैं थोड़ा पोएटिक नहीं हूँ बट मैं उनको एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि आप लोग जो भी कर रहे हो अच्छे से करो, और ख़ुद के लिए ईमानदार बनो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। आप जो भी कर रहे हो, भले वो सिविल सर्विसेज हो या किसी और चीज़ की तैयारी या खेल कूद में हो, जो भी करो अच्छे से करो और एक पैशन के साथ करो, और हार नहीं मानना है, और डेफिनेटली आप ज़रूर कामयाब होगे। तो थैंक यू मैम, हमारे व्यूवर्स को, स्टूडेंट को अपना सजेशन देने के लिए और सारी चीज़ें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, मैम ने वो सारी चीज़ें एक एक करके कवर किया, प्रीलिम्स से लेकर मेंस से आंसर राइटिंग, और चाहे करंट अफेयर्स हो, उस एक एक करके सब इंटरव्यू में इस कवर किया गया। और साथ ही साथ मैम ने एक और अच्छी बात कही कि जो भी करे ईमानदारी से करे, चाहे कोई भी काम है, ऐसा नहीं कि स्टडी ही, जो भी काम करे पूरे अपने डेडिकेटेड 100% दे। और मैम ने इंटरव्यू के क्वेश्चन भी बताएं, वो सारी चीज़ें, और आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ यह भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में ये बताएं जो कोई भी क्वेश्चन आपका हो, जिससे हम आने वाले अगले वीडियो में क्वेश्चन पूछेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।